आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है। 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुशखुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज। तार साहब, आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए $14 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया है। तार साहब, जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये बना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं, कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नोबडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडारिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिसपे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं PTI का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे कश्मीर के, उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो खुद? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे, उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, तो कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे? मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेकर चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद PhD, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, अब अंदर बैठी है वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं? वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कोई एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका, चलें कोई नहीं। खैर, कौन सा एक मसला है? आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाऊंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। उसके मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रही है। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल।
रेलवे का ऊंचा तीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर हाई है और 29 मीटर हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आपका ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने, आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप, किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शन का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया, क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे तो इस पर मैं कुछ एक दो आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1,000 से 1,500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने के आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे चैनल हमारा 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3,000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं, उसने कहा 3,000 चाइनीज पर वीक यहां से गुजर रहे हैं और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए। क्या थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन में। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है, ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, कश्मीर का मसला जरूर है 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए। और दूसरा मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा ठीक है, आज बयान बड़े सख्त फेंके गए हैं इस हवाले से कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं, अफगानिस्तान नहीं कर रहा है जो आज के आपके 9 सिपाहियों को मार के गए, वो नहीं कर रहा, आपके अंदर घुस के मार रहा। ईरान आपके अंदर घुस के नहीं मार रहे, उनके जैश उल अदल वाले वो नहीं कर रहे। आप तो हर चीज से घिरे पड़े हैं। इन सारी चीजों से निकलेंगे कैसे निकलेंगे? आपके पास पॉलिसी, कोई आप प्लान आपने बनाया, इकोनॉमिक प्लान आपके पास कोई मौजूद है? क्योंकि इकोनॉमी के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल IMF के तलबे चाटने हो, तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना। ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप IMF के सामने।
सोचने वाली बात। और फिर हर कर्जा आप रोल ओवर करा रहे हैं, हर कर्जा रोल ओवर। और मैं बल्कि मैं एक और बात यहां पे कहूंगा चीमा साहब कि आपका जो फॉरेन डेट है आप देने के तो आप उसको आप फॉरेन कर्जा तो देने के काबिल ही नहीं। तो फिर तुम रिजवी साहब वाले फार्मूला कर लो, टीएलपी वाले आया जो गौरी ये किस तरह दिया जाएगा कर्जा, ये मेरी समझ से बात। मैं जो देखता हूं इसको तार साहब, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मेहनत माफी। तो वही हमने और क्या कहना तार साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोके जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा असर नहीं हो सकता। एक दो दफा तो शायद आप कर लें रोल ओवर। किस तरह रोल ओवर सारा कुछ करेंगे? मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का पेट्रोल तो अब बिकना नहीं है, तो फिर वो कर्जे वापस, या तो कर्जे आगे से देने बंद कर देंगे, रोल ओवर बंद कर देंगे। मैं वो कहता हूँ बैंकरप्सी कल जो आपने देनी तो आज ही देके जान छुड़ा के नए सिरे से वो काम शुरू करें आप। लेकिन देखना कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके जेहन में है इस वक्त? बल्कि मैं आज हैरान इस बात पे हूं चीमा साहब, आप मैच्योर डिसीजन भी नहीं लेते। मैच्योर डिसीजन लेने से मुराद ये है कि आप अपनी मजहबी पार्टियों की चीजों के लिए इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज जो जलसे उन्होंने किए लंबे चौड़े, उससे सारी दुनिया को नजर आ रहा है। बल्कि मैंने एक वेस्टर्न चैनल के ऊपर देखा है, वो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उनके जलसों की तादाद सामने रख के, जमात इस्लामी की, टीएलपी के जलसों की, और फिर वो अपने जो हमारे मौलवी साहब है अजहर साहब, उनके बच्चे की कैंपेन की सारी चीजें किसी वेस्टर्न मीडिया ने सारे सामने रख के देखी कि ये। और फिर उसके बाद एक मौलवी साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बल्कि उस इंटरव्यू में मौलवी साहब फरमा रहे थे कि देखें अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कितनी अच्छी हो चुकी है, हमें भी तालिबान की तरह, हमें भी तालिबान बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तालिबान। हालांकि मैं शर्मिंदगी है बात करते हुए, इमरान खान साहब आए थे, इमरान खान साहब का भी नाम यही बना था तालिबान खान, जो जश्न मनाते थे, तारीफें करते थे। फिर 50 उनके बंदे जेलों से उन्होंने छोड़े थे, फिर उन लोगों को लाके रीसेटल करना चाहते थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर टीएलपी से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मैं मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। ये शोबदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, पीएम, चलो की बनना। तो समझ पूरा अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले, वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। नहीं, कोई मेरा मतलब छोटी उम्र की खातून होवे जड़ी आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे क्या आपको बात बताना चौची मतलब। और जज बशीर साहब बीमार हुए ना, और लौंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया, जिन्होंने जज बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। तो इमरान खान बचा लो अपना, को समझ नहीं आ रही जिन्हें यार। वो इमरान खान की जो अभी मौजूदा सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका होते हैं, उनको इंटरव्यू में सुना है, उसको कहा है उन्होंने कहा है कि इमरान खान बड़े परेशान रहते थे शायद, तो मैंने कहा रूहानी इलाज के लिए मेरी बहन से मिला करें। तो वो रूहानी इलाज के लिए फिर मेरी बहन से मिलना शुरू हुए, और फिर वो मसला जो है वो शादी तक पहुंच गया। तो तार साहब, ये रूहानी इलाज जो है, ये हमारे लीडर्स को रूहानी कितना को इलाज चाहिए? इतना शिद्दत आ जाती है रूहानी इलाज में कि शादी कर देने ने, मतलब ये। और वो भी देखिए, मैं खुद रूहानी ढूंढ रहा हूँ। इस तरह का अगर सिलसिला हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं रूहानी भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए, मेरा मतलब की फर्क पैदा सरकार ते नाल बंदा वजीर आज़म भी बन जाए। देखो ना, खब्बे हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं, बंदा मुल्कां जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, परेशान, ईरान, क्या बात। और ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड, बड़ी गल। ये फिर पाकिस्तान में मुमकिन है चीमा साहब, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि जहां खातून से करने से। बल्कि अब वो जो उनके हस्बैंड आए हैं, उन्होंने तो कहा 8 साल की बच्ची आज भी रोती है। एक बच्चा उन्होंने कहा रिहैब में परेशान है, वो सुसाइडल हुआ पे है। उन्होंने अब पता नहीं, लेकिन उस वक्त तो वो रिजवान गोंजल को भी उन्होंने पनिश इन्होंने करवाया था, बशीर मेमन से भी मिलते थे जाके, और उनको कहते थे हमारी हुकूमत में तुम्हारी किस तरह जुर्रत हुई है। आज वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो बेडरूम से उतरवा दी थी खान साहब ने। आज वो ये कहती। लेकिन चीमा साहब देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो नो क्लियर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आज मियां साहब की स्पीच क्या सबसे बड़ी मरी के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा खिताब फरमाया, 2 लफ्ज उन्होंने कहे उसमें, मरी आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू। ये सबसे बड़ा उनका फिक्र था आज। और दूसरी बात आई है जो पता चली है कि 3-4 चीजें जो खतरनाक है। मैं आपकी सियासत का जरा निकाब उतारना चाहता हूं थोड़ा सा। मियां साहब सुना है कि अगर 100 से सीटें ज्यादा मिले तो खुद वजीर आजम बनना चाहेंगे, अगर 80 के करीब सीटें मिले तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके बाद उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि बच्ची मेरी मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगी। और उसके बाद खास कर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2 किस्म के लोगों को उन्होंने निशाने पर रख लिया है।
जो लोग शहबाज शरीफ के कैंप को सपोर्ट करते रहे उनको भी हराना चाहते हैं, उन्होंने ये भी फरमाइश दे दी। और जो लोग खाकान अब्बासी के कैंप में, उनको भी, चाहे अपनी पार्टी के लोग, कई अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों को इनकी ख्वाहिश है कि उनको ना जीतने दिया जाए। आप खुद और ये भी पता चल रहा है कि खाकान अब्बासी साहब अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, जितने सारे जो मरियम नवाज के साथ जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो सारे उस पार्टी से, तो ये इनका अपना ये फ्यूचर है। और दूसरा, मियां साहब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वलीयत जो है इस मुगलिया तख्त के ऊपर जो है वो मेरी बच्ची बैठे, वो रजिया सुल्ताना बने आ गया। और मियां साहब ने कहा कि वो, आपने कहा ना आई लव यू, उसने कहा यू लव मी, तो मियां साहब ने आज कहा इफ यू लव मी आई लव यू टू, इफ यू लव मी। अरे मियां साहब सियासी जलसे में गए थे या किसी डेट पर गए थे मरी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आज शुक्र है गुची की उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, तो वैसे मफलर उन्होंने बड़े बर्बरी के और महंगे शहंगे लेते हैं, वो तो पता चल रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब वो देखिए ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। ठीक है, लीडरशिप जो है वो, आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब पैड़े बुरे लाल। 2025 शीमा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे दूसरे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसने? आपने कभी देखा नेहरू की? मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी। नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से था। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल होनी, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूं, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि कश्मीर का मुद्दा जो है ना, मतलब कि भाई साहब बहुत बड़ा मुद्दा है, और भाई साहब कश्मीर पर मतलब कि जो पीओके है उस पर भाई साहब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। मतलब कि भाई भारत का पूरा कश्मीर है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि भाई जो राजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने भाई भारत के नाम कर दिया था पूरा का पूरा कश्मीर, मतलब कि वो साइन कर दिए थे, ठीक है भाई साहब, डॉक्यूमेंट पे उस टाइम पे। और उसके बाद में भारतीय फ़ौज जब मतलब कश्मीर में घुसी, तो भाई उसके बाद में पाकिस्तान के कबायली जो थे, मतलब कि भाई वो नॉर्थ साइड से घुसे, और भाई साहब उन्होंने क्या करा कि मतलब कि भाई साहब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाई, ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मतलब कि लूट मार करी भाई साहब, और कब्जा लिया वहाँ पे पीओके। और भाई भारतीय सेना जो है मतलब कि भाई साहब वो आई, और मतलब कि भाई आधे कश्मीर तक पहुँची थी, और उसके बाद भाई वहाँ पे ही मतलब कि युद्ध विराम हो गया था, मतलब कि विराम लग गया था। मतलब कि भाई साहब भारतीय सेना लड़ने लग गई थी कबायलियों से, लेकिन भाई साहब चाचा नेहरू थे जो भाई वो यूएन में लेके चले गए थे इस मसले को, लेकिन उसी वजह से भाई साहब अब तक ये यूएन में पड़ा हुआ है। यूएन का इतिहास रहा है कि यूएन ने आज तक कोई मसला जो है ना, मतलब कि किसी भी देश की कंट्रीज़ के बीच का कोई मसला सुलझाया नहीं है भाई साहब, उसमें अड़ंगा डालकर अभी तक बैठा पड़ा है भाई। यूएन मतलब कि समझ नहीं आता कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है भाई, और क्या चीज़ कर रहा है। मतलब कि किसी कोई काम है यूएन का, किसी चीज़ का काम मुझे तो लगता नहीं है कि होगा भी। तो भाई साहब उन्होंने भाई साहब बहुत सारे लफड़े बना रखे हैं भाई साहब, मतलब कि भाई इजराइल और फ़लस्तीन का लफड़ा देख लो, ठीक है भाई साहब, जेरूसलम बना रखा है, उस उधर क्या बोलते हैं जेरूसलम अलग बना रखा है, और भाई साहब वहाँ पे फ़लस्तीनियों को इजाज़त मिली पड़ी है, लेकिन भाई टेरिटरी वो है इजराइल की। मतलब कि भाई साहब वो इंडिया पाकिस्तान का देख लो, ठीक है भाई साहब, कश्मीर पीओके का देख लो, ठीक है, पीओके भाई पूरा कश्मीर भारत का ही है, और भाई देखो पीओके पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वो देख लो, ठीक है। और भाई और भी जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुसीबतें बना रखी हैं अमेरिका ने, ठीक है वैसे। ईरान का देख लो, ईरान का मतलब कि वैसे बहुत सारा लफड़ा है, ठीक है। रशिया का देख लो, ठीक है। तो भाई हर चीज़ में मतलब कि यूएन ने मतलब कि ये चीज़ कर रखी है, मतलब कि जो कि मतलब कि भाई सही नहीं है, मतलब कि उसको सुलझानी चाहिए सारी चीज़ों को, ठीक है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विधानसभा चुनाव भारी सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के बीच हो रहे हैं। 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। हिंसा के बाद 14,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इमरान खान की पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया है, जबकि भारत इन चुनावों को अवैध मानता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 27 जुलाई से विधानसभा चुनाव हो गए हैं। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब इलाके में पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली है। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में कराए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पंजाब से 14,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 27 जुलाई से मीरपुर डिवीज़न की 13 सीटों पर, 2 अगस्त से मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 सीटों और 12 रिफ्यूजी सीटों, जबकि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न की 11 सीटों पर मतदान होगा। मतलब कि भाई साहब ये जो मतदान हो रहे हैं भाई, ये मतलब कि विवाद में है भाई साहब, ठीक है। इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद 12 रिफ्यूजी सीटों का है। ये सीट उन लोगों के लिए आरक्षित है जो 1947 और उसके बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के मुख्य हिस्से में जाकर बस गए थे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इन सीटों के जरिए पीओके की राजनीति और सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है। इसी वजह से JAC इन 12 सीटों को ख़त्म करने की मांग कर रही है। तो भाई ये जो मतलब ये एक तरीके से पहला तो बात तो ये है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, मतलब पीओके का हिस्सा, भाई वो गैर कानूनी तरीके से मतलब ये कर रखा है कब्जा, ठीक है भाई साहब। अभी भी यूएन में अगर भाई साहब बात उठे तो भाई साहब यूएन तो साफ साफ बोलता है भारत का हिस्सा है भाई साहब, सब कुछ चीज़ों में डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने मतलब कब्जा कर रखा है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान को कभी ना कभी तो ये कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि भाई भारतीय जो सेना है भाई साहब कभी भी पीओके में घुस जाएगी और भाई साहब उसके बाद में भाई भारत अपना हिस्सा ले लेगा भाई साहब। ये तो भाई भारत सरकार बार बार बोल चुकी है कि भाई कब पीओके हमारा और जल्द से जल्द पीओके खाली कर देना ही पाकिस्तान की भलाई होगी, ठीक है भाई साहब। मतलब कि कितना भी मतलब कि पाकिस्तान हाथ पांव हिला ले, लेकिन भाई साहब पीओके को तो खाली करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है भाई साहब, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा और भारत का हिस्सा रहेगा, भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। धारा 370 हटाने के बाद में भारत ने भाई साहब अपने इलाके कश्मीर को तो भाई तो एकदम सुंदर बना दिया है। क्या बोलते हैं, टेररिज्म हटा के भाई साहब वहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट किया है भाई साहब कश्मीर में भारतीय सरकार ने, और भाई साहब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम कर रही है भारत सरकार। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता तो भाई साहब कश्मीर में क्या करेगा। कश्मीर के तो सारी चीज़ लेकर इस्तेमाल करके भाई साहब पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान है, और पीओके को कुछ भी नहीं देता पाकिस्तान। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बना दें। तो कैसे मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।